अच्छा, अब हम लोग जो है वो क्या कहते हैं थायराइड हार्मोन के जो T4 हार्मोन है उसके एसआर को जो है वो डिस्कस करें। सबसे पहले अगर हम T4 हार्मोन को देखें तो T4 हार्मोन में हमारे पास जो है वो कुछ स्ट्रक्चर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास T4 हार्मोन एक एलिफेटिक साइड चेन के ऊपर कंसिस्ट होता है और हमारे पास एक जो है वो इनर रिंग के ऊपर कंसिस्ट होता है। ये कहलाती है उसकी इनर रिंग। इनर रिंग को हम अल्फ़ा रिंग भी कहते हैं और वो अल्फ़ा रिंग जो कि एलिफेटिक साइड चेन के साथ अटैच है। सही है। इसके अलावा हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 आयोडीन के ग्रुप लगे हुए हैं, तो इनर रिंग के ऊपर भी हमारे पास 2 आयोडीन के ग्रुप लगे हुए होते हैं 3 और 5 पोजीशन के ऊपर। और हमारे पास बीच में क्या है, हमारे पास एक ब्रिजिंग एटम है और ये ब्रिजिंग एटम क्या है, ये ईथर लिंकेज है। सही है। और इसके बाद हमारे पास आउटर रिंग आती है जिसे हम जो है वो बीटा रिंग कहते हैं और ये बीटा रिंग पे भी हमारे पास 2 आयोडीन के ग्रुप लगे हुए हैं जो कि 3 प्राइम और 5 प्राइम पोजीशन से डोनेट किए जाते हैं इससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और हमारे पास यहाँ पे 4 पोजीशन पे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। सही है। यहाँ पर फिनोलिक ग्रुप जिसे हम कहते हैं। अगर हम इसके एसआर को डिस्कस करें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है वो सबसे पहले एलिफेटिक साइड चेन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो एलिफेटिक साइड चेन है वो हमारे पास क्या है, एल एलेनिन, और इसका जो एल आइसोमर होता है वो उसके डी आइसोमर से जो वो ज़्यादा एक्टिव होता है। यहाँ पे ये डी शो हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसका जो एल आइसोमर होगा बेसिकली नीचे की तरफ होगा, वो जो है वो ज़्यादा एक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू द डी आइसोमर। एंड बेसिकली इसके अंदर जो वो क्या होता है, ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड होता है, जब ये हमारे पास आयनाइज होता है तो हमारे पास क्या बना लेता है, COO आयन बना लेता है। सही है। और ये जो हमारे पास COO आयन होता है क्या कहते हैं, COO आयन, और इसके साथ साथ हमारे पास जो ये नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है जो कि इसको रिंग से कनेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली वो जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास एक्टिविटी के लिए। सही है। थायराइड हार्मोन की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकंड हमारे पास बात ये है कि हमारे पास इट्स पोजीशन, हमने क्या कही, नंबर की भी बात कर ली। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, COO आयन उसकी इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन जो है वो बेसिकली हमारे पास 1 होनी चाहिए। ये बेसिकली हमारे पास रिंग के ऊपर ये 1 पोजीशन चाहिए, इसकी एक्टिविटी के लिए क्रूशल होती है। अगर मैं इस एनिलीन रिंग को जो है वो 1 पोजीशन से 2nd पोजीशन पे शिफ्ट कर दूं तो जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड की एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और कंपाउंड जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एलिफेटिक साइड चेन का एसआर है। अब हम सेकंड जो बात करेंगे, हमारे पास किसका एसआर आएगा, हमारे पास एसआर आएगा इस जो है वो इनर रिंग का, जिसे हम जो है वो अल्फा रिंग कहते हैं। इनर रिंग और अल्फा रिंग में जो हमारे पास आयोडीन ग्रुप है कार्बन नंबर 3 के ऊपर और कार्बन नंबर 5 के ऊपर, वो जो है वो क्या करवाते हैं, वो जो है वो हमारे पास हेल्प करते हैं इस थायराइड हार्मोन की रिंग को कि वो एक जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या करेगा, परपेंडिकुलर जो है करके ये वाली रिंग यहाँ शिफ्ट हो जाती है ताकि हमारे पास एक परपेंडिकुलर जो है वो क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव हो सके फ्रॉम दिस डाईफिनाइल जो है वो ईथर एरिया से। बेसिकली इस एरिया से हमारे पास एक परपेंडिकुलर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो सके, और ये भी हमारे पास थायराइड हार्मोन की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर रिमूवल ऑफ दिस आयोडीन ग्रुप फ्रॉम दिस रिंग प्रोड्यूस द ड्रग दैट क्या कहते हैं हमारे पास इस डिवाइड ऑफ द थायराइड T4 एक्टिविटी। अगर मैं इस जो है वो आयोडीन को इस रिंग से जो है वो रिमूव कर दूं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो ऐसी ड्रग बनेगी जिसकी थायराइड एक्टिविटी नहीं होगी। सही है। ये वाली बात हो गई। सेकंड हमारे पास बात की कि आयोडीन जो है वो इसकी एक्टिविटी के लिए क्रूशल नहीं है, इसकी एक्टिविटी के लिए एसेंशियल नहीं है। अगर मैं इस आयोडीन को भी जो है वो ब्रोमीन से जो है वो क्या कहते हैं मैं रिटेन कर दूँ तो हमारे ब्रोमीन से जो है वो रिप्लेस कर दूँ तो ये इसकी एक्टिविटी जो है वो रिटेन रहेगी। इवन तो अगर यहाँ पर मैं कोई भी हेलोजिन नहीं लगाऊँ, हेलोजिन फ्री ड्रग होगी, वो भी जो है वो ब्रॉडर हार्मोनल एक्टिविटी जो है वो शो करेगी। सही है। और अगर मैं यहाँ पे जो है वो अल्काइल ग्रुप से जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दूँ, कौन अल्काइल ग्रुप, ऐसे अल्काइल ग्रुप जो कि ज़्यादा सिमेट्रिक हों और जो कि ब्रॉडर हो, मतलब ज़्यादा बड़े हों मिथाइल ग्रुप से, तो हमारे पास क्या होगा, बल्किनेस आ जाएगी स्ट्रक्चर में और उसकी एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, इनएक्टिवेट कंपाउंड बन जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास आउटर रिंग की, अल्फा रिंग की, और जो वो रिंग जो कि साइड चेन से अटैच हुई है उसकी जो है एसआर है। फिर हमारे पास आता है ब्रिजिंग एटम। ब्रिजिंग एटम जो है यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, ये इसकी एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम कहते हैं नीमैन क्यूनॉइड कॉन्फ़िगरेशन।
सही है। अगर मैं इस ऑक्सीजन ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो हमारे पास ये जो हमारे पास एनालॉग्स होंगे वो इनएक्टिव होंगे। तो हमारे पास क्योंकि हमारे पास ये नीमैन क्यूनाइड कॉन्फ़िगरेशन पे जो है वो अफेक्ट करता है। अगर मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन को S से SO2 से रिप्लेस किया तो हमारे पास हाईली एक्टिव एनालॉग्स बनेंगे। और अगर हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं ऑक्सीजन की जगह अमाइन ब्रिजिंग कर दूँ, यहाँ हमारे पास कार्बोनाइल ब्रिजिंग कर दूँ, यहाँ पर मैं कार्बोनाइल ग्रुप लगा दूँ या अमाइन ब्रिजिंग कर दूँ, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो इनएक्टिव एनालॉग्स बन जाएंगे। ये ब्रिजिंग एटम की ऐसे आ रहे हैं। फिर हमारे पास आती है आउटर रिंग। आउटर रिंग जो है वो बेसिकली हमारे पास बीटा रिंग भी कहलाती है। और ये जो रिंग होती है बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट होती है थायराइड एक्टिविटी के लिए। और यहाँ पर जो 3rd और 5th पोजीशन पे आयोडीन लगे हुए हैं, अगर उसमें मैं वेरिएशन कर दूँ, कोई भी वेरिएशन कर दूँ, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम वेरिएशन कर सकते थे तो एक्टिविटी नॉर्मल थी। लेकिन अगर हमने आउटर रिंग के ऊपर आयोडीन जो पोजीशन लगी हुई 3 और 5 पे उसके अगर हमने वेरिएशन कर दी तो हमारे पास कंपाउंड की बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी फ़र्क आएगा। और कंपाउंड की बायोलॉजिकल एक्टिविटी में फ़र्क आने के साथ साथ उसकी रिसेप्टर बाइंडिंग एफिनिटी पे भी जो है वो फ़र्क आएगा। और अगर हम जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास 3rd पोजीशन पे कोई भी पोलर ग्रुप की जैसे OH की NO2 की जो है वो अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, कंपाउंड की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों कंपाउंड की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि पोलर ग्रुप्स हैं। कंपाउंड की लिपोफिलिटी डिक्रीज़ होने की वजह से कंपाउंड की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। और इसके साथ जब मैं यहाँ पे OH ग्रुप को ऐड कर दूँगा तो यहाँ पे जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ये फेवर करेगा। और इसके साथ साथ जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो हमारे पास जो कंपाउंड होता है वो आउटसाइड द मॉलिक्यूल बॉन्ड नहीं बना सकता। तो हमारे पास इसकी पोलर ग्रुप्स की एडिशन करने की वजह से 3rd पोजीशन पे हमारे पास जो है वो लिपोफिलिसिटी भी डिक्रीज़ हो रही है, एक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो रही है। उसकी हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बढ़ रही है और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो कंपाउंड जो है वो लेस एक्टिव हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इन पोलर ग्रुप की बजाय किसी भी नॉन पोलर ग्रुप की एडिशन कर दूँ, जैसे अल्काइल ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है, तो हमारे पास वो एक्टिव कंपाउंड देगा। तो ये हमारे पास आउटर रिंग की जो है वो SAR होता है। फिर अगर हम फिनोलिक ग्रुप के SAR की बात करें, जो OH ग्रुप है 4 पोजीशन पे, अगर ये OH ग्रुप अनसब्स्टिट्यूटेड है, सही है, 4 पोजीशन पे, तो कंपाउंड जो है वो एक्टिव होगा। क्योंकि हमारे पास ये OH ग्रुप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब इस थायराइड हार्मोन की मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। तो हमारे पास ये 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो बेसिकली इसका एक स्टेप होता है मेटाबॉलिज्म का। तो अगर यहाँ पे मैं इसको अनसब्स्टिट्यूटेड रहने दूंगा तो कंपाउंड जो है वो एक्टिव होगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो इसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो फेवर होगी। लेकिन अगर मैं जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दूँ मिथाइल ग्रुप से, कि यहाँ पे मैंने लगा दिया OH की जगह, क्या OH को जो है वो हमने किससे किया, मिथाइल ग्रुप से जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब क्या होगा, मिथाइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट करने की वजह से हमारे पास कंपाउंड जो होगा वो उसकी जो थायराइड एक्टिविटी होगी वो लॉस हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये हमारे पास अपने वापस से हार्मोन के एक्टिव मॉइटी में जो वो कन्वर्ट नहीं होगा। और अगर मैं यहाँ पर जो है वो मिथाइल ग्रुप की जगह जो है वो क्या कहते हैं मिथाइल ईथर ग्रुप लगा दूं, तो बेसिकली मेरे पास क्या होगा, मिथाइल ईथर ग्रुप लगने की वजह से हमारे पास क्या होगा, ये कंपाउंड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। उसकी एक्टिविटी जो रिटेन रहेगी, क्योंकि हमारे पास जो है वो मेटाबोलाइज होने के बाद वो अपने जो है वापस से एक्टिव OH मॉइटी में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। और इस ग्रुप की जो pK वैल्यू होती है बेसिकली वो हमारे पास जो वो कितनी होती है, वो होती है हमारे पास 6.5 होती है हमारे पास T4 के अंदर। और T3 के अंदर इसकी जो होती है बेसिकली कितनी होती है, 7.5 होती है, 7.8 होती है बेसिकली। और यहाँ पे जो वो क्या कहते हैं, T4 के अंदर जो इसकी हमारे पास pK वैल्यू होती है वो हमारे पास 6.7 होती है। और 8.5 जो होती है बेसिकली वो हमारे पास T3 के अंदर होती है। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे एसिडिटी बढ़ाता रहूँगा वैसे वैसे इसकी प्रोटीन बाइंडिंग बढ़ती रहेगी और इसके साथ इसकी हाफ लाइफ भी बढ़ती रहेगी। तो ये हमारे पास जो है वो SAR था पूरे के पूरे T4 का।